एक्सक्रीटरी सिस्टम का 6 टॉपिक जिसका नाम है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ने से पहले ब्लैडर की बेसिक एनाटॉमी देखते हैं। तो ब्लैडर जो होता है उसकी जो आउटर लाइनिंग जो होती है यहाँ पर ये बनाती है डेट्रूसर मसल। अब इसमें दो तरह के स्पिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब इसको एक बेसिक बैलून के मॉडल से हम समझते हैं। ये जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये जो आपकी आउटर लाइनिंग बना रहा है ये जो वॉल है इसको हम डेट्रूसर मसल मान लेते हैं, और ये जो मैंने पकड़ रखा है ये इंटरनल स्पिंक्टर और ये बाहर वाला एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब क्या होता है, मिक्चुरेशन कराने के लिए हमें एक्सटर्नल स्पिंक्टर को तो रिलैक्स करना ही करना पड़ेगा, इंटरनल स्पिंक्टर को भी रिलैक्स करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इंटरनल स्पिंक्टर रिलैक्स करेंगे तो ये जो वॉल है मतलब डेट्रूसर मसल है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब ये प्रेशर लगाएगी। तो देखते हैं, ये इसने लगाया प्रेशर, ये मैं धीमे धीमे रिलीज कर रहा हूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये अगर यहां पर हमारा ब्लैडर इसको माने तो इसके अंदर क्या होगा, यूरिन, जो कि यहां होकर बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है जो मैंने बना रखा है, ये है यूरेथ्रा। तो यूरिन यहां से निकल गया। अब हम ब्लैडर की वॉल्यूम को देखते हैं कि कैसे कैसे वो चेंज होती है। तो अगर हम नॉर्मल ब्लैडर को देखें तो उसमें 50 ml हमेशा यूरिन प्रेजेंट रहेगा, मतलब एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें 50 ml यूरिन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अब जैसे जैसे हम यूरिन को बढ़ाते जाएंगे तो ब्लैडर की शेप भी अब क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब मान लिया 150 ml हो गया, तो यहां से 150 ml जैसे हो जाएगा तो पहला रिफ्लेक्स चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट डिजायर कब आएगी। तो मान लिया यहां पर अब क्या हो गया, वॉल्यूम 250 ml वॉल्यूम हो गया। तो जैसे ही 250 ml वॉल्यूम हो जाएगा तो फर्स्ट डिजायर चली जाएगी कि अब हमें यूरिन वॉइड कर देना चाहिए। पर मान लीजिए अब आप ऐसी स्टेट में नहीं है कि वहां पर यूरिन करने की फैसिलिटी हो, तो और यूरिन बढ़ता जाएगा। अब मान लिया कि अगर ये 400 ml हो गया, अब इसका साइज जैसे ही इंक्रीज होकर 400 ml इसमें यूरिन हो गया तो अर्जेंसी हो जाएगी कि मतलब अब वॉइड करना ही करना है। पर मान लिया अब भी आप नहीं कर पाए, अगर 600 ml हो गई, 600 ml का मतलब है कि अब पेनफुल अर्जेंसी हो गई है। अब हम आते हैं ब्लैडर की इनर्वेशन पे। तो मेनली ब्लैडर जो है 3 तरह के सिस्टम, जो कि पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सोमैटिक, इन फाइबर्स के द्वारा इनर्वेट होता है। तो अब मेनली इसमें कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ही ऐसा इनर्वेशन है जो कि हमारा रिफ्लेक्स आर्च करवाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक किससे किससे होगा, T11, T12, L1, L2, मतलब थोरैसोलंबर रीजन से जो भी हमारी नर्व्स आ रही होंगी वो मिलकर सिंपैथेटिक सिस्टम यहां बना रही होंगी। इनका काम क्या होता है, इनका काम है पेन सेंसेशन को ले जाना। जहां पे जैसे पेनफुल अर्जेंसी हो रही थी तो पेन कौन ले जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब आ जाते हैं लास्ट, वो है सोमैटिक। सोमैटिक सिस्टम का काम क्या होता है कि ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो था, जो यहां पर एक्सटर्नल स्पिंक्टर बताया था, इसको हमारा कंट्रोल करता है कि जब यूरिन करना होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा और जब नहीं करना होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब इस डायग्राम में देखते हैं, जैसा पढ़ा था 3 तरह के सिस्टम, कौन कौन से, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक। तो सिंपैथेटिक फाइबर कहां कहां से आ रहे हैं, थोरैकोलंबर रीजन से, मतलब T11, T12, L1, L2। पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक कहां से आ रहे हैं, सोमैटिक रीजन से, मतलब S2, S3, S4 से। अब हमने बताया था मेन सिस्टम कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहां कहां से बन रहा है, S2, S3, S4। यहां से नर्व गई और यहां पर एक गैंग्लिया बनाया, 2 नर्व गई जो एक डेट्रूसर मसल को सप्लाई करा और दूसरी कहां गई, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर पर। तो अब होगा क्या कि मान लो नॉर्मल कंडीशन है, यहां पर यूरिन पूरा जो है 250 ml भर चुका है। तो अब काम क्या होगा, 250 ml पे बताया था अभी कि डेट्रूसर मसल जो होंगी यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर जो होंगे वो बता देंगे कि 250 ml हो चुका है, तो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करानी है और ये रिलैक्स कराना है। तो यही काम ये करती है पैरासिम्पैथेटिक। इसको तो क्या करेगी, डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देगी, तो वो पॉजिटिव साइन से दिखाया है, और इसको रिलैक्स करा देगी इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर को, तो इसको हमने नेगेटिव साइन से दिखाया है। अब देखते हैं कि इसका अपोजिट काम जस्ट कौन करेगा, कि जब यूरिन वॉइड हो गया अब क्या करना है, डेट्रूसर मसल को तो कराना है रिलैक्स और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर को क्या कराना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं सोमैटिक फाइबर। सोमैटिक फाइबर्स का काम क्या होता है, जैसे कि अभी बताया था कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ये था एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, तो इसको क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराने का काम किसका होगा, सोमैटिक फाइबर्स का। सोमैटिक फाइबर, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर कैसा होता है, वॉलेंट्री, और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो होता है ये होता है इनवॉलेंट्री। अब देखते हैं ये नर्व है कौन कौन सी। तो यहां ये जो नर्व है ये होती है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व,
सोमैटिक वाली है वो होती है प्यूडेंटल नर्व, और यहां पर जो पैरासिम्पैथेटिक वाली ये होती है पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। अब दो प्लेक्सिस जो बने थे, एक यहां और एक यहां, तो इनके नाम क्या है? तो जैसे कि हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से जो बनेगा वो हाइपोगैस्ट्रिक एंड वेसाइकल प्लेक्सिस, और जो यहां बन रहा है उसको बोलते हैं वेसाइकल प्लेक्सिस। इनर्वेशन तो हमने देख ली, अब देखते हैं कि ये कमांड सेंटर कौन से हैं इसमें जो कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करा रहे हैं। तो ये बेसिकली दो होते हैं। तो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है बैरिंगटन सेंटर। अब बैरिंगटन सेंटर क्या करता है? ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कराएगा। अब कैसे कराएगा? कि ये या तो फैसिलिटेट करेगा जो पॉजिटिव साइन से दिखाया है, या इनहिबिट करेगा जो कि नेगेटिव साइन से दिखाया है। अब यहां पर ये दोनों जो ऊपर डेट्रूसर मसल और इंटरनल स्फिंक्टर थे, ये दोनों रिफ्लेक्स में काम कर गए। अब बच कौन गया? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर कौन काम करेगा? पैरा सेंट्रल लोब्यूल से आई हुई कमांड। अब जो पैरा सेंट्रल लोब्यूल से आई हुई कमांड है वो आएगी और डायरेक्ट सोमैटिक नर्व वाले रास्ते से एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे काम करेगी। तो इस प्रकार मैकेनिज्म ऑफ मैक्चुरेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।